हाँ डश, ट्रूथ टेबल का यूज किए बिना, ट्रूथ टेबल का यूज किए बिना हमें लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है, ठीक है? हाँ। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा था एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो पहला क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं हम लोग, हाँ? और सारे रूल्स और सब कुछ अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा मैं अच्छा हैंडराइटिंग निकालता हूँ, ठीक है? मतलब मेरा ओरिजिनल वाला निकलता, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल का थोड़ा पहले वाला निकलता, मतलब मैं जो भी निकालूंगा उससे अच्छा है, ये समझना है आपको। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? ये कहीं बोली को बोलता है, सगे शांत हो ऐसा। Number 1, P if and only if Q is logically equivalent to P and Q और negation P and negation Q, ठीक है? बघा, ये जो लॉजिकल इक्विवेलेंट हमें दिखाना है, इसको हमने ट्रूथ टेबल की हेल्प से आराम से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वी हैव टू प्रूव दिस लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब इसमें हम लोग देखो 90% क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होता है कि एक साइड का स्टेटमेंट आपने उठा लिया, ठीक है, तो दूसरे साइड का स्टेटमेंट आप ऑब्टेन कर सकते हो, ये 90% केस में होता है। तो आपको LHS या RHS में से वो वाला साइड चूज करना है जिसमें ज्यादा संभावनाएं होती है हमारे लॉज इस्तेमाल करने, ठीक है? तो जिसमें ज्यादा संभावनाएं है और जो ज्यादा बड़ा है उसको लेके अगर आप लॉज अप्लाई करेंगे तो दूसरा साइड ऑप्टेन हो सकता है। कई बार ऐसे होता है कि एक साइड लेके दूसरा साइड ऑप्टेन करना पॉसिबल नहीं होता, ऐसे सिचुएशन में आप LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करते हो यूजिंग लॉज, और दोनों सेम आते ही दिखा देते हो। तो इस वाले में हमने क्या किया था, इस वाले में हमने LHS को लिया, LHS। अब ये दिखने में छोटा है तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं ना, दिखता छोटा है लेकिन इसके अंदर दो संभावनाएं है, P implies Q and Q implies P वाली, फिर उसका आप इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो आपको ये वाला जो ऑब्टेन करना है, तो इससे आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हो, तो P if and only if Q है। अब इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है, P implies Q and Q implies P, ये इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है। Q implies P। फ्रेंड क्यों लिखा भैया? हाँ, तो सिंस बाय कंडीशनल लॉ नाम दिया है ना उसको हमने, ठीक है? अब P देखो, अब जो प्रूव करना है उसके अंदर कहीं पर भी इंप्लीकेशन वाला लॉजिकल कनेक्टिव दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? एंड और का ही एग्जिस्टेंस है RHS में। तो यहाँ तो मुझे इंप्लीकेशन नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे अगर यहाँ तक पहुंचना है तो मुझे इंप्लीकेशन को रिप्लेस करना पड़ेगा एंड या फिर और से। क्लियर है? तो इंप्लीकेशन का लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है? निगेशन P और Q होता है। तो मैं P implies Q को क्या लिखूंगा? निगेशन P और Q, एंड इसको क्या लिखूंगा? निगेशन Q और P। अब यहाँ ध्यान में कैसे रखना है, P implies Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट मतलब क्या? पहले स्टेटमेंट का निगेशन और दूसरा स्टेटमेंट। तो यहाँ पहले स्टेटमेंट का निगेशन मतलब निगेशन Q और दूसरा स्टेटमेंट। क्लियर है? अगेन इसको देखेंगे, क्या ये और ये सही दिखाई दे रहा है कहीं पर भी? क्या दोनों सही सेम है? नहीं है। तो अभी तक हम पहुंचे नहीं है। तो अभी इसके आगे क्या किया जा सकता है? यहाँ इसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? जैसे बायनोमियल का बायनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना अलजेब्रा में, पहले बायनोमियल का पहला टर्म इनटू दूसरा पूरा बायनोमियल प्लस पहले बायनोमियल का दूसरा टर्म इनटू दूसरा पूरा। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P एंड निगेशन Q और P। ये हो गया, ये साइन आएगा और ये Q एंड ये पूरा आएगा निगेशन Q और P। समझा अभी? तो रीजन क्या आएगा? सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
अभी भी ये और ये सेम है क्या? अब तो है ही नहीं, तो अब लेपासरा बांग्ला था, बरोबर। तो अब क्या करना है, अब अगेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई करें, एंड इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट ओवर और। तो क्या करेंगे पहले ब्रैकेट के अंदर नेगेशन P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड P, ये नेगेशन P, ये एंड को डिस्ट्रीब्यूट किया और के ऊपर, इसको एक बार इसके साथ लिया, फिर और इसको एक बार इसके साथ मिल गया, ठीक है। सेकंड लास्ट स्टेप आप बता सकते हो एक बार? वही जो सेकंड लास्ट स्टेप, ये वाली। इसमें क्या करेंगे बेटा, नेगेशन P एंड ये ब्रैकेट लिया, नेगेशन P एंड ये ब्रैकेट, फिर और Q एंड ये ब्रैकेट। मतलब आपने ये देखा होगा ना, जैसे हम लोग करते हैं ना a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई करना है, समझ गया? ठीक है, मतलब समझ गए? अब वो अटक गया मेरे दिमाग से, निकलेगा नहीं जब तक बताऊंगा नहीं मैं, अब उसको तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हो गया क्लियर, ये और एज इट इज। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे Q एंड नेगेशन Q और Q एंड नजर हटी दुर्घटना है। हाँ, आई तू सरळ बसते वो सगळेजण सरळ बसा। चला आता हे खूप मोठं दिसत आहे, बरोबर है। अब क्या करना है, हाँ ये क्या होगा, सिंस अगेन क्या अप्लाई किया आपने, सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओ चला इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, उसके साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट जुड़ा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट ही है ना, नेगेशन जुड़ा हुआ है। कौन सा लॉ होता है वो, कॉम्प्लीमेंट। और फिर आइडेंटिटी क्या होता है, हाँ टी और एफ होता है। हाँ तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, हाँ बेटा इसका देखिए, कोई भी स्टेटमेंट और इसका निगेशन अगर एंड से जोड़ते, चलिए इसकी कितनी संभावनाएं हैं, दो, ट्रू या फिर फॉल्स। कहाँ हले ले रहे, इंग्लिशला टेकले असं तू असंच कर ट्रांसफर। हाँ तो ये ट्रू होगा तो इसको फॉल्स होना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट का इंडिकेशन है। तो ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, और एंड में क्या होता है, एक ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स। अब मान लो ये फॉल्स है तो इसको अपने आप ट्रू होना पड़ेगा, तो ये फॉल्स एंड ट्रू क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। मतलब P चाहे जो मर्जी कुछ भी ले लो, पूरे स्टेटमेंट का नतीजा क्या आना है, फॉल्स। अगेन यहाँ पर भी वैसे ही है, Q एंड निगेशन Q है, तो ये ट्रू हुआ तो ट्रू के साथ में ये ट्रू बनने के बाद ये फॉल्स बनेगा, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स। ये फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा, फॉल्स एंड ट्रू क्या आएगा, फॉल्स। तो जो मर्जी हो जाए ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स ही अपना ट्रूथ वैल्यू देने वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, मुझे मतलब P का वैल्यू कुछ भी रहने दो, ये पूरे स्टेटमेंट फॉल्स ही रहना है इसको। तो फिर इसको फॉल्स ही रिप्लेस करते हैं ना, फिर ये सब लिखने क्या मतलब है। हाँ तो क्या हो रहा है, फिर यहाँ लिखूं क्या, पीछे वाले कोणी काही बोलत नाही लिहू शकतो, निगेशन P एंड निगेशन Q और इथं काय येणार रे, और यहाँ पर क्या आएगा, F और Q एंड P। सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट का बरोबर आहे, कॉम्प्लीमेंट नीट बघत झालं बरं का अजून मधून, हो हाँ ए। आता याला एक स्टेटमेंट, अब इसको एक स्टेटमेंट समझेगा हम लोग। मान सकते हैं कि नहीं स्टेटमेंट, ये अब ये दिखने में दो दिख रहा है, लेकिन एक मान सकते हैं कि नहीं इसको, एक हो गया। अब ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन वो जुड़ा किसके साथ में है, सदैव फॉल्स के साथ में। ये क्या है, सदैव फॉल्स। सदैव फॉल्स मतलब हमेशा फॉल्स, हमेशा फॉल्स मतलब सदैव फॉल्स। मतलब इसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकता है, लेकिन भाई इसमें कोई चेंज नहीं होगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग इधर देखे ना देखे, लोग किधर भी देखे, लेकिन ये फॉल्स ही रहेगा। आ रही बात समझ में,
हाँ, तो इस यहाँ पर क्या होगा, ये जो भाई साहब है ये या तो ट्रू रहेंगे या फॉल्स रहेंगे, लेकिन ये हटी है, ये फॉल्स ही रहेगा। तो और में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। एक्चुअली थोड़ा एवढं ऍडजस्ट कर, एवढं कर। मेरे पास क्या है, निगेशन P एंड निगेशन Q और F है। हम इसकी बात कर रहे हो बेटा, हम इसकी बात कर रहे हो। तो इसका नतीजा क्या निकलना है, ये हमेशा फॉल्स है और ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो मान लेते हैं, मतलब मानना क्या है, ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, लेकिन ये भाई साहब अपनी जिद पर है, तो ट्रू और फॉल्स क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स। तो ये खुद को रिपीट कर रहा है इसी स्टेटमेंट को। याद है कि इसका नतीजा ट्रू और फॉल्स है और ये भी ट्रू और फॉल्स है। मतलब किसी भी स्टेटमेंट को अगर फॉल्स स्टेटमेंट के साथ में और से जोड़ा जाए तो वही स्टेटमेंट रिपीट होगा। ये यहाँ से समझ में आ रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स से एंड और से जोड़ते हैं तो जो नतीजा आता है उसको आइडेंटिटी लॉ कहलाते हैं। तो यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, ये स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है। तो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P एंड निगेशन Q। ये और आएगा। अब बात करते हैं, ये अगेन वही रिपीट हो रहा है, एक स्टेटमेंट है उसको फॉल्स स्टेटमेंट के साथ और से जोड़ा गया है, तो क्या होगा, वही स्टेटमेंट फिर से रिपीट होगा। तो और Q एंड P, और ये जो नतीजा है वो सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए जो प्रूव करना है वो P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये 2 नंबर पर है, 1 नंबर पर है। तो क्या ये एक स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट है, क्या और जो लॉजिकल कनेक्टिव से बनाया गया स्टेटमेंट होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है ना, तो इसको पहले लिख सकते हैं। तो Q एंड P और निगेशन P एंड निगेशन Q, तो क्या लिखेंगे, सिंस बाय अब अगेन यहाँ पर Q एंड P नहीं, P एंड Q है, तो फिर से इसके अंदर कॉम्पिटिटिव लगा देंगे, तो क्या मिलेगा, P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये क्या हो गया, सिंस बाय, अगेन सिंस बाय कॉम्पिटिटिव, this is what RHS, and hence we have proved logical equivalence without using truth table. P और Q and P और negation, this is logically equivalent to P। अब मुझे बताइए कोई है यहाँ पर क्लास में बैठा हुआ जो RHS को लेके LHS को प्रूव कर सकता है? RHS में संभावना ही नहीं है, कुछ है क्या संभावना? RHS बीज रूप है, जैसे बीज में पूरे पृथ्वी को ढकने की क्षमता होती है ना, पेड़ सारे के सारे पेड़ उगा सकते हैं, पूरे पृथ्वी के ऊपर उगा सकते हैं कि नहीं, संभावना होती है बीज। RHS को लेके LHS ला सकते हो क्या? LHS तो बहुत बड़ा है, इसमें मौकिफ किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, कुछ इधर उधर का काम कर दो और P ला दो, तो किसको लेंगे? LHS लिया, LHS is equal to P और Q and P और negation Q। हर बार हमारा जो माइंड सेट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एक्सपांशन के फॉर्म में सोचते हैं, हम उसको फिर से कॉम्पैक्ट बनाने के फॉर्म में सोचते हैं क्या? लेकिन सोचा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ और है, यहाँ और है, दोनों के बीच में एंड है और ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है? ऑलरेडी कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। रिपीट कौन हो रहा है स्टेटमेंट? P, तो वो बाहर रहेगा और Q एंड निगेशन Q अंदर रहेंगे। अब अगर अपने आप के ऊपर अपने को कॉन्फिडेंस नहीं है तो उल्टा करके देखते थे, मेरे को सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता है, मतलब मुझे सब्ट्रैक्शन में कॉन्फिडेंस नहीं, वो कैरी वाले होते हैं ना,
पता नहीं मेरे दिमाग में बचपन से क्या बैठा रखा है, लेकिन मुझे सब्ट्रैक्शन में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, जब बड़ा वाला सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो मैं नीचे से फिर वो कर देता हूँ, दोनों का एडिशन करके देखता हूँ ऊपर है कि नहीं। मतलब होता है, हर बार सही होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं होता ना अंदर आदमी के। तो हम क्या करते हैं, जैसे रास्ते पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता रिक्शा वालों से, तो उनके बाजू से गुजरना है तो मैं हॉर्न दे के निकलता हूँ। भाई अपना सेफ है कि उनको, उनका क्या भाई, वो तो उनका सड़क पूरा उनका है। तो अपन बता दे भैया मैं जा रहा हूँ बाजू से, इधर मत घुस जाना है ना। हाँ। तो वैसे ही हमारे, मतलब जैसे हमने ये सही लिखाई थी, तो आगे इसके ऊपर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, ये मुझे मिलना चाहिए। तो देखिए पी और क्यू एंड पी और निगेशन क्यू आ रहा कि नहीं है, मतलब मैंने इसको सही तरीके से लिखा है। जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी यहाँ पर सोचना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ ऐसे ही वैसे नहीं लगाई जाती कि एक्सपांड हो रहा है। जो एक्सपांडेड है ऑलरेडी उसको भी आप कंप्रेस कर सकते हो, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको समझना पड़ेगा। कहते का नाही का तुला? हां समजलं। चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन मॅच नाही करत तुमच्या, तुम्ही जे बोलता त्याची, पण तुम्ही म्हणता समजलं, चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन कशी न समजले आता भी तसं बघायचे। हाँ। तो ये इसको लिख दिया। अब ये कैसे हो गया, सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। हाँ अब देखो इसको, कॉम्प्लीमेंट ए स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ इट्स नेगेशन, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो जब ये ट्रू होगा तो इसका निगेशन क्या होगा, फॉल्स। और अगर फॉल्स है तो ट्रू होगा, और अगर एंड से जोड़ रहे हो तो भैया फॉल्स ही फॉल्स है। क्या है, फॉल्स ही फॉल्स है, फॉल्स ही फॉल्स है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, P और पूरा F हो गया। सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। हाँ अब एक स्टेटमेंट है उसको जोड़ रहे हो आप एफ से, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट से, और किससे जोड़ रहे हो, और से। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है, लेकिन भाई साहब ये फॉल्स ही है, और छोटा लिख सकता हूं मैं। तो ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू, और फॉल्स क्या होगा, तो वही स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है कि नहीं, यह भी देखा था हमने। तो क्या हो रहा है, P और F क्या होगा, P, और ये कैसा है, सिंस बाय आइडेंटिटी। ठीक है। क्या आपकी मर्जी है कि मैं यहाँ लिख दूं अगला क्वेश्चन? ये लिख लो फिर। हाँ मैं जब तक ये बताऊं, कोई अगर ये सॉल्व कर सकता है तो अपने आप कर सकता है। हो गया। हाँ बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी यहाँ पर लग रखा है एलएचएस के अंदर। कैसे समझा हमें, देखो और रिपीट दिखाई दे रहा है दोनों ब्रैकेट के अंदर, और रिपीट दिखाई दे रहा है, और एक और स्टेटमेंट रिपीटेड है। जैसे ऐसा दिखे आपको तो समझ लेना कि भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रखी है ऑलरेडी, मतलब एक्सपांड किया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बस उसको छोटा बना रहे हो, जो कॉमन था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अब आप कॉमन को इकट्ठा कर रहे हो। तो P रिपीट हो रहा है दोनों में, तो कौन सा स्टेटमेंट रिपीट, कौन सा कनेक्टिव रिपीट होता है, वो बाहर होता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना दो जगह पे, तो वो बाहर आएगा, और जो रिपीटेड स्टेटमेंट है वो भी बाहर आएगा, और जो एक ही लॉजिकल कनेक्टिव था वो अंदर चला गया, और जो बचे हुए दो स्टेटमेंट थे उनके बीच में वो आ गया। तो हुआ क्या, और का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड के ऊपर, मतलब P और Q यही था ना, एंड P और निगेशन Q, ठीक है। अब जैसे आपने ये लिख दिया, तो अब ये यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। Q एंड निगेशन Q, Q एंड निगेशन Q फॉल्स आता है, ये समझ में आया, आप ये समझ में आया। हाँ, तो Q एंड निगेशन Q फॉल्स आता है, फिर एक स्टेटमेंट है जो फॉल्स के साथ जुड़ा हुआ है और से, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है, वही स्टेटमेंट निकल रहा है। अब इधर आते हैं, अब यहां देखिए, यहां 3 ब्रैकेट्स है, मतलब 3 स्टेटमेंट्स है हमारे लिए अभी,
और तीनों के बीच में क्या है, और लिख रखा है। तो इसका मतलब अब हमें किन्हीं दोनों को पहले प्रायोरिटी देनी होगी सॉल्व करने के लिए। कौन से दो को प्रायोरिटी देनी है वो आपकी मर्जी है, वहां जो जिस तरीके का सिचुएशन है उस हिसाब से, लेकिन आप किन्हीं भी दोनों को साथ में ले सकते हो सिंस बाय एसोसिएशन लॉ, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट के बीच में और है। मतलब जैसे 3 नंबर्स का एडिशन होता है ना, 2 + 3 + 5, तो किन्हीं दो का पहले करके जो आएगा उसको तीसरे में ऐड कर सकते हो आप। उसमें कोई कंडीशन होता है क्या, इन्हीं दो को पहले ऐड करो फिर वो करो, बॉड मास लगाने की जरूरत है क्या वहां पे? बिल्कुल नहीं। तो सीन क्या है, कौन से दो ब्रैकेट को आप साथ में लेंगे ये आपको सोचना है। तो फर्स्ट और सेकंड को लेना है, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है वहां पे, समझ में आ रही बात? राइट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है वहां पे। अब कैसे, देखिए फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं। हाँ, थर्ड भी ले सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं, वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये अपने आप साथ में दिया हुआ है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, P एंड Q, और निगेशन P एंड Q, और P एंड निगेशन Q। मी फक्त काय केलं रे, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पहले दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब उनकी प्रायोरिटी वो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे लिए। तो ये क्यों हो गया, ये सीन्स बाय एसोसिएशन। ये किस बेसिस पे लिखा हमने, सीन्स बाय एसोसिएशन लॉ के बेसिस पे लिखा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखिए, क्या देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ क्या देख पा रहे हो, Q and Q क्या देख पा रहे हो कि दोनों ब्रैकेट में Q Q सेम है, और ब्रैकेट के अंदर जो लॉजिकल है दोनों तरफ सेम है। तो जो सेम है उसको बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, जो सेम नहीं है, दैट इज P और निगेशन। अब ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है यार, मतलब राइट तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये बोलते हैं इसमें। अब क्योंकि इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो फर्क नहीं पड़ता राइट और लेफ्ट में क्या है, लेकिन जब आप हायर अलजेब्रा पढ़ते हो तब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये जैसे ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी अगर आगे होता है तो उसके अंदर ये मायने रखता है कि आप राइट से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। हाँ, इतना ही क्यों, आपके वेक्टर प्रोडक्ट में भी तो होता है ना, वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव कहाँ होता है, तो वहाँ पे भी मायने रखता है ये चीज़। हाँ हाँ, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि जहाँ कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं होता वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, राइट और लेफ्ट अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं कहाँ, पहले ब्रैकेट के, यहाँ हाँ सिर्फ पहले ब्रैकेट। आइडेंपोटेंट क्या होता है, हमें बोल रहे हैं आइडेंपोटेंट क्या होता है, एक ही स्टेटमेंट को खुद के साथ में जोड़ दिया गया, एक ही स्टेटमेंट को खुद के साथ में जोड़ा है, खुद के साथ में, है ना। अरे आइडेंपोटेंट क्या है, P and P एंड P और P, यहाँ का है P एंड P, निगेशन नहीं, निगेशन तो आइडेंपोटेंट नहीं लगेगा, क्यों लगेगा आइडेंपोटेंट। हाँ, हो गया। हाँ, तो और ये इसको ऐसे ही रखते हैं, ये किसकी बदौलत कर पाए हम लोग, सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ब्रैकेट के अंदर क्या मिल गया आपको, एक स्टेटमेंट और उसका निगेशन जोड़ा गया है, मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कोई स्टेटमेंट उसके निगेशन के साथ और से जोड़ते तो ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू बन जाता है, पूरा स्टेटमेंट क्या बनेगा, ट्रू बनेगा ना। हाँ, तो ये क्या हो गया, ट्रू एंड किसके साथ जोड़ा है, क्यू के साथ में, और पी एंड निगेशन क्यू, तो क्या हो गया ये, सिंस बाय कुछ लोग आइडेंटिटी बोल रहे हैं दबी हुई आवाज में, दबी हुई आवाज में आइडेंटिटी निकल रहा है मुझसे। हाँ, किसके बाद में? अब बेटा यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होगा, एक स्टेटमेंट है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन वो ट्रू स्टेटमेंट के साथ में जोड़ा गया है। तो अगर ये ट्रू है तो ट्रू के साथ में जोड़ोगे तो नतीजा क्या निकलेगा, ट्रू ही निकलेगा। ये फॉल्स है और ट्रू के साथ जोड़ोगे तो मतलब स्टेटमेंट को ही रिपीट कर रहा है, तो क्यू ही रिपीट होगा। सो दिस विल रिपीट क्यू और पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू। हाँ, तो इसको क्या कहेंगे हम, सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ।
अब अगेन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है RHS में, और वो कौन है? P एंड Q, P Q जो और से जोड़े गए हैं, ठीक है। हाँ होगा नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका? और का एंड के ऊपर। ये और है, ये एंड है, तीन अलग अलग स्टेटमेंट है, आराम से डिस्ट्रीब्यूटर लगा सकते हैं। हाँ सर Q और P, दिस इज हे साइन हे तीन आपले चालू द्यायचे बरं का? हो ते चालू द्यायचे, वरची खालचं लॉजिकल इक्विव्हॅलेंट हे चालत राहते असं। हां हां Q Q और Q और P and Q और negation Q, since by distributive since by distributive law। अब बताइए मुझे, this is logical equivalent to Q और P as it is, and ये क्या है? एक स्टेटमेंट, उसका निगेशन, कॉम्प्लीमेंट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, ट्रू। तो इसका नतीजा क्या होना है? हमेशा ट्रू होगा, तो ये ट्रू। दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू Q और P, मतलब ये यहाँ पर लिखेंगे सिंस बाय आपने चुका कर लिया तो सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो Q और P, ये स्टेटमेंट है आइडेंटिटी लॉ, T से जोड़ा गया है, तो ये ट्रू होगा, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, मतलब उसी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है। और उसके बाद कॉम्बिनेटिव हाँ, उसके बाद कॉम्पिटेटिव, क्योंकि P पहले ले रखा है, तो क्या होगा? सिंस बाय आइडेंटिटी, सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ, एंड दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P और Q सिंस बाय कॉम्पिटेटिव लॉ। तो बेटा एक ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा ही जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसके बहुत तगड़े सवाल होते हैं। तो ये जितना अच्छा कर सकते हो कर लो लॉस, क्योंकि करते क्या है वो ऑब्जेक्टिव में ये स्टेटमेंट देंगे और नीचे 4 स्टेटमेंट देंगे और बोलेंगे ये लॉजिकली इक्विवेलेंट किससे है बताइए। तो ट्रूथ टेबल निकालते तो नाक में दम हो जाएगा। और ज्यादातर ऐसे सिचुएशन में ए और बी आंसर होते हैं, क्योंकि आप सभी को चेक करोगे तो बहुत टाइम जाता है ना, तो ज्यादातर वो ए और बी होते हैं। तो जिसको आता नहीं वो ए या बी का तुक्का लगा सकता है, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, होता नहीं है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर बोल रहा हूँ। लेकिन सही है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। टारगेट में कई सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं क्रिटिकल में, हाँ ठीक है। के भैया रूप ना बोल, तू डबा खात होता त्याच्यात काही नाही म्हणलं मी, तू खाऊन कच्चून झोपू राहिला आता, म्हणजे कच्चून खाऊन झोपतोय। चलो हो गया, तो करेंगे लाइन को। हाँ सर के आने से, सर जैसे 23 को सुबह पहुंच रहे यहाँ पे, तो शायद 23 का लेक्चर लेंगे सर, या फिर 24 का लेंगे। हाँ? तो जिस दिन भी वो आने वाले हैं मुझे पता चल जाता है, मुझे सबसे पहले पता चलेगा, या चैलेंज आप में से मुझे सबसे पहले पता चलेगा, तो मैं आपको बता दूंगा, एक दिन पहले मैं दे दूंगा। काय करेंगे बेटा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले पॉइंट की तरफ निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला क्वेश्चन है, दिया है निगेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, फिर सिंपल ब्रैकेट में P और निगेशन Q, implies P and negation Q. This is logically equivalent to P और negation Q and negation P और Q. Obviously मैं LHS को प्रेफर करूंगा, LHS में काफी सारी चीजें दी है। हाँ हाँ, क्योंकि निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है। Q डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ पहले तो नेगेशन होगा, पहले तो नेगेशन होगा। ये देखो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, P और नेगेशन इंप्लाइज P एंड नेगेशन, ये एक स्टेटमेंट है। ये जो क्या बोलता है, क्या मतलब, ये एक स्टेटमेंट है, इंप्लाइज ये दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसका नेगेशन क्या होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा एज इट इज P और नेगेशन Q,
and Negation of negation of second statement. So negation of P and negation Q. वहाँ पे डी मॉर्गन तो यहाँ क्या होगा since by negation of conditional statement या फिर implication. negation of conditional statement की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया. अब P और negation Q and इसका negation कैसा आएगा by De Morgan law? negation P और negation of negation Q since by Quicken Morgan De Morgan since by De Morgan's law. तो negation of negation क्या होता है बेटा? statement होता है itself. तो negation P और Q since by ओह किसने बोला? शाबाश. involution law. अलग काय? अलग? ये तो धप्पा बसला मग आपल्याला. लपंड काय ते तुम्ही? तुमच्या इथे काय म्हणते? इंग्लिश आयडेंटिक बिस्किट आहे बेटा. ते धप्पा बसायचं आणि लपंडामध्ये पुन्हा राज्य द्यावं लागायचं. काही काही येणे तर असे होते लहानपणी असे खालीच बसून जायचे मागच त्यांचे 100 मध्ये धप्पा. ते मजा आहे का? माझी एक ट्रिक होती. मी काय करायचं माहिती का? लपंडा चांगलं रंगात आलं ना मी घरी जाऊन जेवत बसायचो. पोरांना वाटायचं काय बाहेर ना कुठंच लपून बसला असेल. पण मी शेवटपर्यंत सांगितलं ना मग गपचूप बाहेर निघायचं आणि कुठे बी लपून बसायचं दिसलं असं. चला जनरल नॉलेज होतं लिहा हे झाले का? झाले चला. टाइम कितना है हमारे पास? आप लोग चला त्याला मिटवतच नाही PhD करा म्हटलं. मला एक सांगा आता स्विचिंग सर्किट जे आहे अपन हमने जो अभी तक लॉजिक पढ़ा देखो हमने क्या देखा कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है. हाँ वो स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. स्टेटमेंट के लिए दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास. तो हमने जो कुछ भी रीजनिंग की थ्योरी स्टेटमेंट के लिए डेवलप की और दो स्टेटमेंट को हमने जोड़ दिया था एंड और से. तो हमारे पास दो कंपाउंड स्टेटमेंट भी थे और इनका भी ट्रूथ वैल्यू क्या होता था? ट्रू या फॉल्स. सही है. तो बस इन दोनों चीजों को लेके हमने एक इसका जो एप्लीकेशन है वो स्विचेस में ढूंढ निकाला कि जैसे कोई सर्किट है उसके अंदर 10 स्विच यूज किए जा रहे हैं तो कैसे उन स्विचेस को मिनिमाइज किया जाए प्रोडक्टिविटी वही रखकर. मतलब जो आपका नतीजा निकल रहा है वो वही रहेगा. लैंप आपको ऑन करना है लेकिन बहुत बड़ा सर्किट है जिसके अंदर कई सारे स्विचेस लगे हैं. तो उन स्विचेस को कैसे कम किया जा सकता है? तो जो हम ये हरकत अभी कर रहे हैं ना जैसे इतने सारे स्विचेस है मान लो तो इनको आपने कन्वर्ट कर दिया बस इतने स्विचेस में. कई सारी जगह पे हमने दो ही स्टेटमेंट में उसको कन्वर्ट किया हुआ है. कई में एक ही स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे. फिर कई बार ऐसे होगा कि आपके सर्किट के अंदर स्विचेस का पोजीशन आप कैसा भी रख दो आपका बल्ब ऑन हो जाएगा. मतलब ये वाला भी सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो. या फिर आप कैसा भी सिचुएशन कर दो स्विचेस का अरेंजमेंट ऐसा है कि कोई भी बटन दबाओ कुछ भी करो बल्ब ऑफ ही रहेगा. ये भी किया जा सकता है. समझ आ रही बात? लेकिन ये करने के लिए आपको ये वाला पूरा थ्योरी पता होना चाहिए जो कि हमें पता है. तो स्विचेस में ये कैसे लागू होता है? तो जैसे कोई स्टेटमेंट होता है वो या तो ट्रू या फॉल्स होता है वैसे ही हमारा जो स्विच होता है वो जो दिख रहा है स्विचेस सबके घरों में होते हैं. ये जो स्विच दिख रहा है इसके क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ऑन ऑफ. किसी के घर में ऐसा स्विच है जो बीच में रुकता है ऑन भी है ऑफ भी है होता है ऐसे. तरी पण बघा म्हणजे अशी सिच्युएशन नसते की ऑन आणि ऑफ दोन्ही होईल. होता है कैसे? वो मैं रिमोट की बात नहीं कर रहा. जो रिमोट होता है ना कुछ दिनों के बाद में पता नहीं क्या है आदत लेकिन सेल हम लोग बदलते नहीं बहुत जब तक दिक्कत नहीं होती है ना.
अरे इनर्शिया है हमारे अंदर का एक तरीके, जैसे मेरे घर पर भी मैं देखता हूँ तो 2-3 बार ऐसा करो, फिर जल्दी से कुछ दो, जल्दी से चैनल लगा दो, फिर रख दो उसको वॉश में। हालांकि वो सेल वाला सीन है ना, सेल नया डाल दो हो जाएगा, पता नहीं जो भी है। तो वो वाला बात नहीं कर रहा कि कभी चलेगा तब 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 मार दिया, चल रहा है नहीं चल रहा है, वो वाला नहीं। स्विच है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, दो ही ऑप्शन है उसमें। तीसरा ऑप्शन है क्या? नहीं। तो स्विच जो है वो स्टेटमेंट की तरह काम कर रहा है। वो या तो स्विच क्या रहेगा आपका, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। अब यहां से आगे जो स्विच का ऑन वाला पोजीशन है, जिसमें लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, ये वाला है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्विच इज क्लोज्ड। स्विच इज क्लोज्ड। हाँ, ये भाषा याद रखना। और जब कहेंगे, जब स्विच ऑफ होगा, जब मतलब हमारी रोजमर्रा की भाषा में स्विच ऑफ कर दिया हमने, मतलब स्विच इज ओपन, तो स्विच इज ओपन बोलेंगे इसको, ठीक है। और जब हम लोग सर्किट डायग्राम निकालेंगे जिसके अंदर स्विचेस ही स्विचेस है, तो वो हम लोग स्विच को डिनोट करते हैं इससे। अब इसका कोई मतलब नहीं आपको कि ऊपर है तो ओपन है, मतलब यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बस स्विच दिखाना है इस नोटेशन से। हम जो लिखने वाले हैं उसमें दम होने वाला है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ चलो इसको ऐसा दबा दिया तो ये ऐसे नीचे आ गया, फिर करंट फ्लो हो रहा है, तो स्विच क्लोज है तो हम ऐसे रखेंगे, और स्विच ओपन है तो ऐसा ना। मैं अगर कोई सर्किट डायग्राम निकालता हूं तो उसमें मुझे कोई फर्क पड़ता है क्या? ये जो स्विच S1 मैंने लिया है, ये जो स्विच मैंने S1 लिया है, तो इस स्विच का मैंने ओपन रखा है, क्लोज रखा है, ये मैं नीचे लिखूंगा स्विच S1 क्या है। आ रही बात समझ में? तो लेट P डिनोट स्विच S1 इज क्लोज्ड। अगर मैंने ऐसे नीचे लिख दिया है तो उससे मुझे मतलब है बस। तो अगर मैं नेगेशन P लिखता हूं तो उसका मतलब क्या हुआ? स्विच S1 इज ओपन। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? तो वही सिंबल यूज होगा, वही सिंबल यूज होगा। मतलब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको सर्किट दे दिया कई सारे स्विचेस और बोला कि उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए और उसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन देते तो सर पूरे जितने भी स्विचेस दिए होंगे रहेंगे पैरेलल या फिर सीरीज वाले अरेंजमेंट में, आपको मतलब नहीं उससे, सब में ऐसे ही दिखेगा आपको। तो ये आपका स्विच का पोजीशन नहीं डिफाइन कर रहा है कि स्विच ओपन है या क्लोज्ड है, ये बस निर्देशित कर रहा है कि उस जगह पर एक स्विच है। आ रही बात समझ में? वो आपने S1 लिया है या S1 डैश लिया है, उससे डिफाइन होगा कि आपका स्विच ओपन है या क्लोज्ड है। और आपने नीचे क्या डिफाइन किया, इसके ऊपर आऊंगा मैं, लेकिन अभी के लिए क्या बता रहा हूं मैं आपको कि बस आप जो ये नोटेशन है, ये बस स्विच वहां पर है ये बताने के लिए है, ठीक है। तो स्विच को बताने के लिए बस आप वो वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ये ऐसा ऊपर है तो इससे कोई मतलब है हमें ओपन है कि क्लोज नहीं, बस वहां पर एक स्विच है, ठीक है। हाँ, तो अब एक बात तो हमने देख ली कि स्विच जो होता है वो स्टेटमेंट की तरह काम करता है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, मतलब स्विच इज आइदर क्लोज्ड और स्विच इज ओपन, ठीक है। अब दो स्टेटमेंट्स को हमने जोड़ दिया था, एंड से या फिर और से। एंड से जोड़ा था तो कंपाउंड स्टेटमेंट बना था, और से जोड़ा था तो भी कंपाउंड स्टेटमेंट बना था। और वो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये अलग अलग सिचुएशन में हमने देखा ट्रूथ टेबल निकाल के कि P एंड Q का ट्रूथ टेबल क्या आता है और P और Q का ट्रूथ टेबल क्या आता है। क्योंकि P और Q की 4 पॉसिबिलिटीज बनती है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। उन सभी सिचुएशन में आपका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है वो हमने देखा। तो इनके साथ में रिजेम्बलेंस होता है स्विचेस के पोजीशन का। किसी सर्किट में एक से ज्यादा स्विचेस है तो वो तो या तो वो पैरेलल अरेंजमेंट में हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में, या सीरीज में हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो जब आपका स्विच पैरेलल अरेंजमेंट में होता है और सीरीज के अरेंजमेंट में होता है, उस सिचुएशन में आपके स्विचेस की पोजीशन के हिसाब से लैंप ऑन होगा नहीं होगा, मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, वो इधर के कंजंक्शन या डिसजंक्शन से मैच कर रहा है, ये हमें सोचना है। तो मुझे आप बताइए, कहीं नहीं यहाँ से नहीं होता, मुझे फोन आला था काही एवढं आश्चर्य करायचं होतं, येत असतो किती जणांनी येतो, मला ते येतो काही बी म्हणजे उगाच अलार्म वाजला का फोन आला काय म्हणते ते वॉच
लय कोणत्या नुसतं टेक्नॉलॉजी मध्ये पुढे गेले भाऊ, काय त्याचा वापर करते ते त्यांनाच माहिती. माझे मित्र आहेत काही त्यांच्याकडे सफरचंदवाले मोबाईल आहे, त्यांना एमआयचे ऍपलचे मोबाईल घेऊन ठेवते बरं का. माझ्या मित्रांकडे आहेत किती जणांकडे. काही आजकाल काय झालेलं आहे, किस्तों के ऊपर मोबाइल मिलता है ना, 1.5 लाख का EMI, 5,000 रुपये हर महीने भरते जाओ, 1 साल तक भरो, ले लो 60-70 हजार रुपये का मोबाइल, 1.5 लाख का ले लो. तर माझा एक मित्र दुबईत काम करते, सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे, तर ते म्हणते त्याला तिथं स्वस्त भेटतोय मोबाईल 40 हजाराला. तर तुला घेऊन यायचं म्हणलं 80 खरं, पण तिथं करायचं काय. आपण काय फोटोजेनिक पर्सनॅलिटी नाही का, पुढे गेलो की ह्या करून फोटो काय घेतलेले आम्ही का बदलणार आहे त्याच्यात. म्हणजे ते मला एवढंच कळतं की मोबाईलचा वापर आहे ना, मोबाईलचा वापर कशासाठी होतो, फक्त दोनच, एक गाणे ऐकणे, दुसरं व्हिडिओ पाहणे आणि तिसरं फोटो काढणे. ह्याच्या पुढे आपल्याला काय कळतं बरं. मला माझा एक मित्र होता, त्याला मी म्हटलं, ते म्हणे यार नेटच संपवलं म्हणे माझं. येड्या म्हणलं वापरत असेल म्हणून संपतंय. तेव्हा नाही म्हणे मी काहीच नाही वापरलं. त्याला म्हणलं असं वाटतं, म्हणलं त्याला आण म्हणलं इकडे कळतं याच्यामध्ये. खराब करशील ना काही बी, म्हणजे काही खराब नाही करत. त्याच्यात ऑप्शन असतो तुमचं कुठल्या ॲपमध्ये किती नेट यूज झालेलं आहे. तुम्हाला तर माहितीच असेल, पण आमच्या जनरेशन. मग त्याला मी दाखवतो म्हणे हवाय म्हणे, म्हणलं या फेसबुकमध्ये तू 220 MB घालवले, तुझ्या काय बँकेचं ॲप आहे त्याचं काम असतं त्याच्यामध्ये 600 MB गेले. ते म्हणे नाही, मग मला पहिले काय वाटलं काहीतरी स्कॅम चालू काय तो 1.5-2 GB दिवसाचं म्हणते, तर कसं काय संपून जातं. त्याला म्हणलं आपण वापरतो, आपल्याला कळत नाही. म्हणजे एवढे फीचर सुद्धा आपल्याला कळत नाही. आणि बरं तुम्ही लय शाणे आहेत का, तुम्हाला आमच्यापेक्षा 4-5 जास्त फीचर माहिती असतील जे बिनकामाचे. काम काय आहे म्हणजे काय तर स्मार्ट वॉच काय तर व्हॉट्सअप मधला मेसेज बारीक करून पाहायचं त्याच्यात. किंवा बाबा मी म्हणजे मी काय कोणत्या कंपनीचा CEO आहे का, लय मोठा माणूस आहे का, मला मोबाईल उघडून पाहायची गरज नाही, कोणाचा मेसेज आला मग त्याच्यात कळणार, किंवा फोन त्याच्यावर उगा नाटक, उगा 8,000 खड्डा घरच्याला घेण्याचा स्मार्ट वॉच. सगळ्याच्या हातात तेच वॉच आहे. त्याच्यात टाइम बी बघायचं म्हणलं तर तुम्हाला टच करावं लागते. आपल्या घड्याळीत कसं दिसायचं टाइम, बर हा म्हणजे बस एवढं. बर ठीक आहे, पण मला तुम्ही एक गोष्ट सांगा, पैशाचा अपव्यय आहे की नाही. इथं टार्गेटचं पुस्तक घ्यायचं म्हणलं तर PDF पाहिजे. म्हणजे 300 रुपयाचं पुस्तक नाही सर, त्या लोकांनी मेहनत केली, आम्ही 300-400 रुपयाचं पुस्तक नाही घेणार, आम्हाला PDF द्या. आणि इकडे आम्ही स्मार्ट वॉचवर किती पैसे खर्च करणार. हा ठीक आहे, जाऊ द्या चला. हा हे फक्त माझं मत होतं, याला काही ग्राह्य धरायची गरज नाही. मी तर घड्याळ बी घालत नाही, कारण मोबाईल आल्यापासून त्याचं कामच संपलं. मोबाईल मध्ये टाइम कळतो, उगत ते हाताला काय जड घेऊन फिरायचं. म्हणजे माझा इंटरेस्ट नाही वैयक्तिक. बाकी यार इकडे बघ आता. अब हमें रिजम्बलेंस देखना है कि इधर जो झाला ना कंजंक्शन और डिसजंक्शन स्विचेस में कैसा होगा. देखो स्विचेस के 2 तरीके के अरेंजमेंट है. एक है पैरेलल अरेंजमेंट. पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है, मैं 2 ही स्विच ले रहा हूं अभी, ठीक है, समझने के लिए काफी है. आपका एक सर्किट है, सर्किट में तुम्हाला माहिती बॅटरी असती, बरोबर आहे, आणि एक लॅम्प दाखवलेला आहे, ठीक है. करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव. तो ये मतलब ये स्ट्रक्चर है, इसमें फिजिक्स का हमें कोई काम नहीं है. हम बस ये मान के चल रहे हैं बैटरी है. अब काही जण होगा औषध आणखी 8-10 लाईन दिसते, इतनी मोठी बॅटरी दाखव, काही गरज नाही. एक भी दाखवली ना, फक्त एक मोठी एक छोटी काढा, बस संपला विषय. आता ते सेल बॅटरी गोष्टी जे काय असेल तुम्ही लय फिजिक्स मध्ये हुशार ना करा माहिती. मी उद्या वाचून येईल बरं तर नाही तर नाही सरसर डिस्कशन करेल तुम्हाला 8 पिन मग. हा ठीक आहे, राहू दे. पॉझिटिव्ह कडे निगेटिव्ह कडे आपला करंट फ्लो होतोय, म्हणून हा बाण म्हणजे हे नेहमी आपल्याला असंच काढायचं. आणि हा लॅम्प L, ह्यांच्याशी आपलं काहीच घेणं देणं नाही. जसं ते पिक्चर सुरुवातीला म्हणतात ना,
की इसका सत्य घटना कोई लेन देन नाही फलान ढिमकन वगैरे तसं हे आपलं फक्त मेन काय आपल्यासाठी स्विच S1 स्विच S2 इनका अरेंजमेंट कैसा है पॅरलल पॅरलल म्हणजे पॅरलल आणि सिरीज म्हणजे काय एका मागे एक ठीक है S1 S2 तो ये इनको बोलते हैं स्विचेस स्विचेस इन सीरीज अरेंजमेंट आणि स्विचेस इन स्विचेस इन पैरेलल अरेंजमेंट आता याच्यात गंमत कशी असते रे अब आप लोग मुझे बताएंगे हाँ ये किसका रिजम्बलेंस करता है ये कंजंक्शन है या डिसजंक्शन है अब मुझे आप बताइए डिसजंक्शन में क्या होता है और में दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू बन जाता है अब ये अरेंजमेंट ऐसा है कि कलर ऐसे सॉरी करंट ऐसे दौड़ते दौड़ते आ रहा है इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा अब अगर इनमें से कोई भी एक स्विच क्लोज्ड है क्लोज्ड मतलब ऑन तो अब मैं यहाँ से आगे क्लोज नहीं यूज करूंगा तुम्ही क्लोज म्हणजे बंद नाही समजायचं म्हणजे करंट वाहत नाही असं नाही उलट स्विच इज क्लोज मतलब करंट इज फ्लोइंग दिसतो करंट तुम्हाला इथं आला इथपर्यंत तो मतलब अगर मान लो ये स्विच ओपन है ये स्विच ओपन और ये क्लोज है तभी भी लैंप चलेगा ये ओपन है ये क्लोज है मतलब दोनों में से कोई भी एक क्लोज है तो भी चलेगा अब लैंप ना जलने का एक ही सिचुएशन है जिसमें दोनों स्विच ओपन रहेंगे मतलब यहां क्या होता है और में जब दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तभी पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आता है मतलब ये इसके साथ में बराबरी कर रही थी आ रही बात समझ में तो जब स्विचेस पैरेलल में होंगे तो जो लैंप जलने का जो पॉसिबिलिटी है ठीक है तो वो किससे रिजम्बलेंस करेगा जैसे P डिनोट्स अगर मैं यहाँ पर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना और इसका ट्रूथ टेबल निकालना है तो मैं क्या कहूंगा P डिनोट्स स्विच S1 is closed and Q denotes switch S2 is closed. Hey. Then P और Q क्या हो गया? ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया किसका? Then symbolic form. Then given circuit switching circuit symbolically represented as follows क्या हो गया P और Q और ये क्या होगा बेटा क्योंकि एक बंद तो दूसरा बंद विषय खत्म हा बंद आहे ह्याचा तर कन्सिडरेशन मध्येच नाही घेणार कुणी चला हे चालू आहे समजा ये क्लोज्ड है लेकिन ये ओपन है तो भी करंट यहाँ पे आके रुक जाएगा यहाँ तक पहुंचेगा क्या नहीं तो लैंप कब ऑन होगा जब दोनों भी स्विचेस क्लोज होंगे मतलब ये कौन सी वाली केस से ट्रू वाली कंजंक्शन के साथ रिजम्बलेंस है इसका दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू तो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू तो सीरीज वाला अरेंजमेंट किसके साथ है P एंड Q के साथ है तो इसके लिए भी ये अगर हम ग्राह्य धरते हैं मतलब स्विच S1 इज क्लोज्ड P डिनोट्स स्विच S1 इज क्लोज्ड Q डिनोट्स स्विच S2 इज क्लोज्ड तो लैंप कब ऑन होगा तो P और Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू L और L क्या है L denotes lamp is on the lamp is on म्हणते का lamp glows simple present tense lamp glows sun rises from the east lamp ले गान लिहिले रे माझी हँडरायटिंग चांगली रे पण मी जेव्हापासून असं उलट चालू केलं लिहायला तेव्हापासून नाही तर मी जर असं लिहिलं ना तर तुमच्या सगळ्यांची मिळून मी हँडरायटिंग माझी बरोबरी नाही करणार मी जर असं लिहिलं तर मी खूप भारी लिहितो ये सारी हरकतें हम भी कर चुके हैं समझ लो मतलब ये इतना भी सही नहीं लिखा लेकिन मैं एक नमूना पेश कर रहा हूँ देखो अपनी असली हैंडराइटिंग में क्यों दिखाऊं कोई कॉपी कर लेगा तो सही
मतलब मैं इसलिए नहीं निकालता कि मतलब समझ में आ जाए, हाँ? जितना समझ में आता है। अब देखो उल्टा लिखना बहुत दिक्कत वाला काम होता है, लेकिन मैं इंप्रूव कर रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है सभी को बोर्ड दिखता है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये वाले लोग हट जाते, ये तब तक नहीं देख पाते जब मैं लिख के पूरा नहीं हो जाता, तो तब तक वो उनकी हरकतें करते है ना, मतलब जो भी होगा उस साइड में। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे को दिक्कत आ सकती है, लेकिन क्योंकि बच्चा सिंसियर है नहीं मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो एक दो बच्चे इधर के हैं तो मैं थोड़ा सा ऐसे हट जाऊँ, तो दिखने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती होगी, चलता है ना। तो इसमें पूरा हो जाता है, तो ये उल्टा लिखना स्टार्ट कर देते, इधर से इधर लिख सकते हैं। और कुछ दिनों बाद दोनों हाथ से लिखूंगा इधर वाले लिखो इधर वाले, ये एक्चुअल में होता नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप लिखोगे दोनों हाथ से लेकिन देखोगे किधर लिखने के लिए, लिखने के लिए देखना तो पड़ेगा ना, एक हाथ से तो ब्रेन ऐसा ऐसे थोड़ी ना काम करता है। हाँ तो ये इसका क्या हो जाएगा ये बेटा, P and Q is logically equivalent to L, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो जब दोनों स्विचेस क्लोज्ड होंगे तो लैंप ग्लो करेगा इस तरीके से। तो जो हमारा कंजंक्शन और डिसजंक्शन है, कंजंक्शन के साथ में सीरीज वाला अरेंजमेंट होता है स्विचेस का जो रिजेम्बलेंस करता है, और डिसजंक्शन के साथ में पैरेलल अरेंजमेंट होता है स्विचेस का। तो क्वेश्चन दो तरीके के पूछे जाते हैं, आपको अलग अलग स्विचेस का अरेंजमेंट दिया जाएगा, उसको आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है और उसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना है। मतलब 10 स्विचेस दिए तो उसको आप 2-3 स्विचेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आ रही बात समझ में। या फिर इस तरीके से स्टेटमेंट दिए जाएंगे जिसके लिए आपको स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करने हैं, आई बात समझ में, ठीक है। हाँ तो ये तो शुरुआत है, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पैरेलल सीरीज अरेंजमेंट समझ में आ गया, इसको लिख लो आप लोग। हाँ नहीं अभी एक और चीज बाकी रही, नहीं डैश का तो बता देता हूँ मैं, निगेशन होता है, स्विच ओपन होता है वो वाली बात। लेकिन जैसे कंजंक्शन और डिसजंक्शन के ट्रूथ टेबल्स होते हैं वैसे इसके स्विचिंग टेबल्स होते हैं, उसको इनपुट आउटपुट टेबल बोलते हैं। मतलब या तो आप वही वाला इस्तेमाल कर सकते हो, बस ट्रू की जगह 1 लिखना होता है और फॉल्स की जगह 0 लिखना होता है। और जैसे मान लो इस वाले का आपको टेबल निकालना है तो आप क्या करेंगे, P प्लस Q, दोनों स्विचेस क्लोज हो सकते हैं, क्लोज को 1 से डिनोट किए जाते हैं, या फिर पहला क्लोज हो सकता है दूसरा फॉल्स, 0 1 एंड 0 0, 0 ओपन, स्विच इज ओपन मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो या तो दोनों में से करंट फ्लो हो सकता है, तब भी उस सिचुएशन में लैंप ऑन है। एक में से भी फ्लो हो रहा है दूसरे में से नहीं हो रहा है तो भी लैंप ऑन है। पहले में से नहीं हो रहा है दूसरे में से हो रहा है तो भी लैंप ऑन है। दोनों में से नहीं हो रहा है तो मात्र लैंप ऑफ है, मतलब नहीं चल रहा है। तो क्या होगा, 1 1 क्या होगा 1, 1 0 क्या होगा 1, 0 1 क्या होगा। तो ये इस वाले के लिए है, और ये हमारा उधर P और Q जाना जाता है पैरेलल अरेंजमेंट के लिए। तो पैरेलल, हाँ तो आप इसको P प्लस ए मार कैसे करें, मैं मारूंगा ज़्यादा तो मार कैसे, P और Q को क्या लिखूंगा मैं, P प्लस Q। तो मैंने बोला था ना आपको, और प्लस की तरह होता है, एंड मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है। हाँ और इसको क्या बोलेंगे, इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट तब ले स्विचिंग टेबल तब ले, ठीक है। और जैसे इसका है वैसे ही इसका लिख सकते हो, कैसे, P Q P एंड Q। इसमें भी क्या पॉसिबिलिटी, 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0, मतलब T T T F F T F F की जगह ते हम आता केले फिर तीन दोनों ले गए। P एंड Q का क्या होगा रे, P एंड Q का क्या होगा 1 0 P into Q होगा, शाबाश, P एंड Q। तो ये किसके साथ रिलेशन कर रहा है, इसके साथ, P डॉट Q, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो बेटा फिर इसको लिख लो और कल मिलते हैं हम लोग, कल
इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट कैंसिल है, ठीक है, संडे का टेस्ट कैंसिल है। सर क्लास का नहीं हाँ? वो संडे को